हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 25 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल वाटर कमीशन। यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेंट्रल वाटर कमीशन फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Second, the CWC is responsible for coordinating the release of water from reservoirs across India. And third, the decisions of the CWC are binding on all state governments. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है CWC से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, द डिसीजंस ऑफ द CWC आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स while the CWC provides expert guidance and coordinates with the state government, its decisions are not legally binding. And water की बात करें तो water एक state subject है, and thus the final decisions on water management often involve negotiation between state and central government. So CWC helps to coordinate water release from dams and reservoirs, especially during floods. Disputes over water sharing among states are resolved through tribunals or mutual agreements. इसके साथ ही CWC की बात करें तो ये एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज and is presently functioning as an attached office of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under Ministry of Jal Shakti. सो आप ध्यान रखेंगे, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1945 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two organizations signed a memorandum of understanding to enhance food safety cooperation in सितंबर 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं FSSAI एंड USDA, सेकंड FSSAI एंड ब्राजील एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, थर्ड FSSAI एंड WHO, या फिर FSSAI एंड यूरोपियन यूनियंस फूड सेफ्टी अथॉरिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है FSSAI और ब्राजील की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मध्य। आप देख सकते हैं, The MOU was signed at the Global Food Regulators Summit 2024 in New Delhi, and it aims to improve food safety through joint projects and technical collaboration. So, FFAI's CEO G. Kamlavardhan Rao emphasized the importance of international cooperation, and the agreement marks a significant milestone in bilateral relation between India and Brazil. So, the MOU will facilitate technical cooperation and knowledge exchange, and it highlights both countries' commitment to enhancing food safety standards, and joint initiatives are expected to strengthen institutional collaboration. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state topped the report on atrocities against Dalits in 2022 as per the report published by Ministry of Social Justice and Empowerment? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपको टॉप 3 स्टेट्स के नाम यहाँ पर बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश,
थर्ड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि टॉप 3 स्टेट वो कौन से हैं जहां पर दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा देखे गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं, in 2022 Uttar Pradesh accounted for 23.78% of all atrocities against scheduled caste. Rajasthan reported 16.7% of cases, जो कि सेकंड प्लेस पर है, while Madhya Pradesh followed with the 14.97%, ये थर्ड प्लेस पर है। These three states, along with others, contributed to nearly 97.7% of reported atrocities against SCs. So the report emphasizes the need for targeted interventions to address caste-based violence in these regions. इसके साथ ही अगर हम एट्रोसिटीज की बात करें अगेंस्ट ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उसमें फर्स्ट प्लेस पर है मध्य प्रदेश, और जो टोटल केसेस का परसेंटेज है वो है 30.61%। एंड द कन्विक्शन रेट ऑफ सच केसेस हैज seen a decline, dropping to 32.4% in 2022. सो एससी की बात करें तो जो यहाँ पर स्टेट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, थर्ड प्लेस पर मध्य प्रदेश है, देन बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एससी कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं वो किस राज्य में कितने दर्ज किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city will host the 25th edition of the International Indian Film Academy Awards from March 7 to March 9, 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। आप यहाँ देख सकते हैं, द 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स विल बी हेल्ड इन जयपुर फ्रॉम 7th to 9th of March 2025. And this announcement follows the upcoming 2024 IFA Awards, which will take place in Yas Island, Abu Dhabi, from 27th of September for the third consecutive year. So an MOU was signed between Rajasthan Tourism Department and IFA for the Silver Jubilee celebration, formalized at the Albert Hall in Jaipur with Deputy Chief Minister Diya Kumari present. So Diya Kumari highlighted that IFA 2025 will promote tourism in Rajasthan, marking the second time the event is held in India, the first being held in Mumbai in 2019. इसके साथ ही आईफा की बात करें तो आईफा हैज बीन अ सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग इंडियन सिनेमा ग्लोबली, with the first award held in London in 2000, followed by events across 14 countries and 18 cities. तो आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष जो आईफा अवार्ड्स का आयोजन होना है वो होगा अबू धाबी में, और नेक्स्ट ईयर इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India has achieved Tier 1 status in the 5th edition of Global Cyber Security Index. So, which organization has released the GCI 2024 Index? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के 5वें संस्करण में टीयर 1 का दर्जा हासिल किया है। आपको बताना है कि किस संगठन ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, थर्ड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये जारी किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। आप यहाँ देख सकते हैं India has achieved Tier 1 status in the fifth edition of Global Cyber Security Index 2024 released by International Telecommunication Union, a trusted reference that measures the commitment of countries to cyber security at a global level. So with an overall score of 98.49, India is featured in the Tier 1 category along with the 46 countries. The level of development और engagement of each country is accessed along 5 pillars जिनमें शामिल हैं legal measures, technical measures, organizational measures, capacity development and cooperation. So India excelled in legal, technical, capacity development and cooperation, marking them as areas of strength, and organizational measures was listed as an area of potential growth. इसके साथ ही आईटीयू की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मैटर्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1865 में एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which country India has recently signed an extended memorandum of understanding on maritime issues? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश के साथ भारत ने हाल ही में समुद्री मुद्दों पर एक विस्तारित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, पेरू या फिर डेनमार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है डेनमार्क। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया एंड डेनमार्क साइंड एन एक्सटेंडेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मैरीटाइम इशूज अंडर द इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क हैज बीन एक्सपेंडेड अक्रॉस की एरियाज लाइक क्वालिटी शिपिंग, cooperation on port state control, maritime training and education, research and development, piracy, green maritime technology, shipbuilding, and green shipping. So the MOU between India and Denmark was originally signed in 2019 and was later revised in 2022. Now, the scope of the MOU has been expanded by inserting a dedicated clause for the establishment of Center of Excellence in India. तो आप ध्यान रखेंगे मैरीटाइम इश्यूज से रिलेटेड जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है इंडिया और डेनमार्क के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has won gold medal in the 2024 chess Olympiad in both men's and women's category? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने 2024 के शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, यूक्रेन या फिर इंडिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जीता है भारत ने। आप यहां देख सकते हैं India won double gold medals in the 2024 Chess Olympiad in Budapest. Both men's and women's team won gold medals in 2024 Chess Olympiad. So in the men's final round, Arjun Erigesi defeated Jan Subelj of Slovenia, and in women's section final, the Indian women's team defeated Azerbaijan with 0.5 to clinch the gold. सो प्लेयर्स की बात करें तो डी गुकेश, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती एंड पेंतला हरिकृष्णा एंड श्रीनाथ नारायणन वर द पार्ट ऑफ द इंडियन टीम फॉर द ओपन कैटेगरी। तो आप ध्यान रखेंगे 2024 का जो चेस ओलंपियाड है उसमें इंडियन जो मेंस और वुमेन्स टीम है वो दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है और इसका आयोजन किया गया है बुडापेस्ट, हंगरी में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही।
Thank you for watching. Do like, share and subscribe.